बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो आज इजलास हुआ उसके हवाले से मैं एक आपको नोट पढ़ के सुना देता हूं जो कि फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कौमी सलामती कमेटी एक कानूनी इदारा है जिसकी बुनियादी मकसद सलामती की सूरत हाल पर गौर करना है। ये बात खुश आइंद है कि इस फोरम ने अपने इलामिया में ख़ुद को सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रखा और हुकूमती जमातों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनी। ये चीज़ नाज़रीन मैंने आपको कल ही बता दी थी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा कमेटी का जो इजलास बुलाया गया है और हुकूमत जो उसमें से निकालना चाह रही है या वो अपने लिए कुछ जो कलेक्ट करना चाह रही है, तो सिक्योरिटी काउंसिल उसका हिस्सा नहीं बनी। और सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने जो एक तरह से जो भी मामलात थे उनको अपने तक ही महदूद रखा और उनको इस उस लिमिट की या उस दायरा उससे बाहर नहीं निकले। तो उस इजलास की जो एलामिया आया उसमें कहीं भी कोई इलेक्शन के हवाले से ना कि इंतखाबात के हवाले से कोई जिक्र है। उसमें क्लियरली लिखा गया है और वो उसमें भी जो है फोकस वो था कि जो पेशावर में धमाका हुआ था पुलिस लाइन के अंदर जिसमें शहादतें हुई थी काफ़ी ज़्यादा हमारी, तो उसके ऊपर फोकस किया गया था और उसके ऊपर अपना नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एलामिया जारी कर दिया गया था। अब तो ये हालात हैं कि हुकूमत जो है वो इस तरफ जो अपने लिए एक तलाश करना चाह रही है कि वो किसी तरीके से राह फरार अख्तियार करे इंतखाबात से, तो वो उसके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। अब सिर्फ दो ही सूरत हाल बच गई हैं, जो कि एक तो या तो वो रेफरेंस जो है वो जो जजेस के ख़िलाफ़ है वो दायर करें। वो जैसा कि आपको एक बताता चलूं कि इमरान रियाज ख़ान साहब ने इसका खुल के जो है एक तरह से उनको कहा कि पीएमएलएन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस किस्म का कोई हथकंडा इस्तेमाल कर सके और ना ही जो है उसको वो उसके जो उसके जो आगे से नताइज आएंगे वो बर्दाश्त कर सके। और ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि उसके लिए काफ़ी जो है इनको एक तरह से मवाद चाहिए और उसके लिए बहुत सारी वो करने के बाद इनको करना पड़ेगा। और जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं तो पीएमएलएन के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा आया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे दें। और इस्तीफ़ा भी किन लोगों के ज़रिए उन्होंने कहलवाए, उन दो लेडीज़ के ज़रिए, उन दो ख़वातीन के ज़रिए जिन्होंने कभी अपने कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। वो हमेशा जो हैं वो एक तो जो है वो जो इजाफ़ी सीटें होती हैं जो मखसूस सीटें होती हैं उन पे जो है वो सेलेक्ट होके आती हैं और उन्होंने किया, और दूसरा मरीम नवाज़ ने किया। मरीम नवाज़ ने अच्छा ये जो है ये एक तरह से आप देख लें कि अगर ये इनके कहने पे अगर रिज़ाइन बनता या रिज़ाइन देते तो फिर कल को जो है इमरान खान साहब भी किसी जज के हवाले से बोल सकते हैं, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी किसी जज के हवाले से बोल सकते हैं और उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान भी। इस तरह तो ये खिचड़ी बन जाएगी। टोटल 15 जजेज़ हैं और उसके ऊपर भी ऐसे जो हैं अगर इन मुतालबात के ऊपर इस्तीफ़ा दे दें तो फिर तो काम हो गया, फिर तो जो है कोई भी जज नहीं ठहरेगा। इसके ऊपर एक सहाफ़ी हैं हमारे पास अरशाद अहमद आरिफ, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लिखा, हुकूमती तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तीफ़े देने का मुतालबा, मतलब आइंदा कोई चीफ जस्टिस हुकूमत के ख़िलाफ़ केस ना सुने, उसका केस ना सुने ना फैसला दे। ये दबाव डालने की कोशिश है, इलेक्शन से फ़रार है, सियासी शहादत का तमगा है। क्या सियासी बुनियाद बयानिया बन सकता है इलेक्शन में जाने के लिए? अच्छा, इन्होंने 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी गौरतलब बोल दी। उन्होंने बोला कि एक तो ये बनता ही नहीं है, उस पे तो मैं आपको बात कर चुका हूँ कि वो भी 2 सीटों पे जो है इजाफी सीटों पे जिन्होंने अपना काउंसलर का इलेक्शन कभी मरियम और नवाज़ ने नहीं लड़ा और अब शायद पहली दफ़ा जाके वो इलेक्शन लड़ रही हैं, वो भी 3 सीटों में, एक ही शहर के अंदर 3 सीटों में
इलेक्शन लड़ रही हैं। दूसरा जो है वो मरियम औरंगज़ेब ने कभी भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। वो जो इजाफी सीटें होती हैं, जो जो मखसूस सीटें होती हैं, उनके ऊपर वो सेलेक्ट होकर आती हैं। अच्छा, दूसरा अगर ऐसा ही है तो फिर तो कोई जो है वो जो कोर्ट है वो कभी भी जो है हुकूमत के खिलाफ फैसला ही ना सुने। इसमें हुकूमत के खिलाफ को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। ये किसी के खिलाफ फैसला नहीं था, ये फैसला था इलेक्शन में जाने का, जो कि ये इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो किसी के खिलाफ फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधा कहा कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ के अंदर आपने इलेक्शन कराना है और आपने 90 डेज़ के अंदर बाउंड रहना है, क्योंकि निगरान हुकूमत भी जो है वो आइन के मुताबिक 90 डेज़ के लिए ही आती है। दूसरा, उन्होंने आगे चल के कहा कि ना ही कोई फैसला दे, एक तरह से ये जो है सियासी शहादत ढूंढ रहे हैं इस सारे मामले में। सारे मामले में अब वो ये चाहते हैं, देखिए उनको इलेक्शन तो अब नज़र आना शुरू हो गया, जिसकी तैयारियां भी हो गई हैं, जो कि हुकूमती अरकान भी हुकूमती जमातें भी कर रही हैं और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। अब इस मौके पे वो चाहते हैं कोई हमें धक्का दे के इस हुकूमत से निकाल दे। ऐसे बयानात के दिए जाते हैं कि इनको सियासी शहादत का जो है एक वो रुतबे पे फाइज हो जाएं जाके, कि कोई इनको ज़बरदस्ती निकाले। और इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े ही तहम्मुल से जो है, बड़े ही बुर्दबारी से लेके साथ चल रही है, और जो है वो इलेक्शन की तरफ एक मूव ऑन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। जो है वो पाकिस्तान की आवाम को एक फ्रेश, साफ, शफाफ इलेक्शन दिया जाए, ताकि वो नया मैंडेट आए, और नया मैंडेट जो है वो जो सख्त फैसले हैं वो भी ले, और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरी के लिए काम करे, पाकिस्तान की आवाम के लिए। इस टाइम पे इन्फ्लेशन जो है वो 35% पे है, 35, 40, 44, 45 पे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और एक तनख्वाहदार तबका या एक जो हमारी जो गुर्बत से लगी, गुर्बत क्या, अब तो मिडिल जो है जो घर हैं, उनके लिए जीना एक मुश्किल हो गया। एक आम दिन की ग्रॉसरी जो है नॉर्मल डेज़ की, वो भी अब जो है उनको जो है एक तरह से बहुत भारी पड़ रही है। और दूसरा, पेट्रोल के प्राइसेस जो कि डेली की ज़रूरत है, उसके बाद बिजली के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस, ये सारी एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ये सियासी शहादत इसलिए कह रहे हैं कि कोई इनको धक्का दे और फिर ये आके दोबारा आवाम के सामने जो है कहें कि जी हमें तो हुकूमत पूरी नहीं करने दी, हम जैसे ही कोई अच्छे फैसले की तरफ जा रहे थे, हम आगे आने वाले जो फैसले हैं उनकी तरफ बढ़ते, तो ये सियासी एक हमारा जो है हमें रोक दिया गया, हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। दूसरा जानिब, क्या ये एक बयानिया है? क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ कि पीएमएलएन के पास या पीडीएम के पास कोई बयानिया नहीं है इस वक्त, कोई बयान नहीं मिल रहा उनको, कोई, वो हर तरफ से फायर करते हैं, कोई भी बयानिया उनको लग जाए, ठीक है। अच्छा, वो बयानिया इनके बन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इन्होंने पहले वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, जो काफ़ी फेमस हुआ था, लेकिन ये उससे खुद ही फरार हासिल कर रहे हैं कि वोट को इज्जत क्या दो। वोट से तो भागते हुए नज़र आ रहे हैं, अवाम में तो जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो अवाम से तो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो बयानिया, अगर ये इन्होंने अभी तो थोड़ा सा एक्सेप्ट किया है, मैंने आपको कल उसके नताज बता दिए कि पार्टियाँ इनको छोड़ छोड़ के जा रही हैं, इनके अपने लोग इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इवन टिकट तक वापस कर रहे हैं। जिनको टिकट दिए हुए, अलॉट किए हुए, वो आज़ाद हैसियत से लड़ना पसंद कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि वो इनका जो है वो एक तरह से टिकट अपने साथ लगाएं। तो ये हालात हैं। ये तो कोई एक तरह से बयानिया नहीं बनता है, लेकिन सियासी शहादत जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी नहीं मिलेगी इनको, और इनको इलेक्शन में बाहर सूरत जाना पड़ेगा। अच्छा, इन जो हालात हैं, इन हालात के साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि जो करारदार एक इन्होंने कल मंजूर करवाई थी पार्लियामेंट से, 342 अरकान की पार्लियामेंट है, उसमें से 42 अरकान ने सिग्नेचर किए। उनमें से भी 60% की जो तादाद है वो मखसूस सीटों पे इलेक्ट होके आए हुए हैं। अच्छा, उस पे जो है वो ना वही तो वज़ीरों ने साइन किए, ना बाप पार्टी ने किए, ना मुत्तहिदा ने किए, ना शहबाज शरीफ साहब ने किए, ना जो है उस पर बिलावल भुट्टो साहब के सिग्नेचर हैं, और ना असद साहब के सिग्नेचर, जो असद महमूद साहब जो फजलुर रहमान साहब के बेटे हैं, उनके भी नहीं हैं। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान ने एक ख़त लिख दिया है पार्लियामेंट्स को, और वो इसका आगाज़ कर चुके हैं। उन्होंने जो ख़त लिखा है उस पर यह डिटेल मांगी है
कि उस दिन हाज़िरी कितने लोगों की थी, नंबर 1। नंबर 2, दस्तखत कितने लोगों ने किए उस जो वो जो इलामिया था या जो करारदाद थी उसके ऊपर दस्तखत कितने लोगों के, बहस करवाने वाले कौन थे। बहस तो ज़ाहिर है स्पीकर साहब की तरफ से जो है वो बहस करवाई गई थी, उसका एक इंडिकेशन भी मिला होगा। बहस करवाने वाले लोगों में कौन थे और बहस करने वाले लोगों में कौन थे, तो इस सब की डिटेल ले ली गई है। और वो जो है अब जो है इनके खिलाफ आर्टिकल 68 की जो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये इनके लिए जो है एक नया जो है एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ये साइन ना करके बच जाएंगे, तो उसमें बहस करने वाले लोगों को भी नाम मंगवा लिए गए और बहस करवाने वाले लोगों को भी नाम मंगवा लिए गए, प्लस जितने बंदे हाजिर थे वहाँ पे उनके भी नाम ले लिए गए। अच्छा, अब जी चलते हैं हम आगे। एक एफआईआर और दर्ज होगी इमरान खान साहब पे। अब उनकी तादाद जो होगी वो तकरीबन 144 हो गई है। अच्छा, वो जो एफआईआर है वो एक मजिस्ट्रेट की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई। उसमें गद्दारी के तमाम जो एक तरह से कह लें कि इंग्लिश दौर में होते थे, अंग्रेज़ों के जो हुकूमत में थे होते थे कि अपनी जो एक तरह से दबा के रखने के लिए अवाम को, ताकि वो अपनी आवाज़ न बुलंद कर सकें, वो सारी की सारी दफ़ात इसमें शामिल कर दी गई हैं। अच्छा, इसमें जो है वो उसका मतन ये है कि जी 19 मार्च को मजिस्ट्रेट साहब अपने ऑफिस में कुछ स्टाफ के साथ बोल टीवी देख रहे थे, और बोल टीवी पे जो है वो एक जो हुकूमती समझ लें आप, जो एक नाम है उनके खिलाफ जो है बात की गई और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने पर्चा दर्ज कराया। अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। 19 मार्च को संडे था। संडे के दिन ऑफिस में टीवी देखने का मूड हुआ, चले गए वहाँ पे टेलीविज़न बोल टीवी देख रहे थे और बोल टीवी के ऊपर ये सारी न्यूज़ चली। उसमें सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ा जो है इंकशाफ किया कि मैंने जो है बोल टीवी से सारा रिकॉर्ड कोशिश की जमा करने का कि उस दिन को क्या क्या जो है वो टेलीकास्ट हुआ था। तो इस किस्म की कोई तकरीर ना कोई बहस जो है वो जो है वो टेलीकास्ट की गई जिसमें इस किस्म की कोई बहस हो। खैर, उस पर ये एक प्रेशर डालने का एक तरीक़ाकार है जो कि उनके ऊपर 144 जो एफआईआर काटी गई हैं। और दूसरा जो कल जिस तरह से अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार किया गया है, अली अमीन गंडापुर के जो जितने केसेस थे उनमें उनको ज़मानत मिल चुकी थी। अब कल जो है वो उनको जो है अदालत में ज़मानत के लिए उनकी पेश किया जाएगा और उसमें पता चलेगा कि जी उनको ज़मानत मिलती है या कितनी देर और जो है उनके ऊपर उनको जेल में हिरासत में रख सकते हैं। ये तो एक तरह से प्रेशर डालने की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुराद सईद साहब के साथ भी हो रहा है। मुराद सईद साहब भी इन्हीं मामलात पे कुछ आजकल जो है वो डील कर रहे हैं। दूसरी जानिब देखते हैं आईएमएफ के हवाले से इसहाक डार साहब इस वक्त अमेरिका में गए हुए हैं। अमेरिका नहीं गए हुए, लेकिन उनकी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो थोड़ा सा शायद जो है वो मुज़ाकरात कंप्लीट कराने में मदद होगी। तो वो जो इस जो कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से बताता चलूँ कि ये कॉन्फ्रेंस कोई पाकिस्तान के लिए नहीं, ये उनकी अपनी एक जो है वो कॉन्फ्रेंस है। वो एक तरह से एक टाइम पीरियड के बाद जो है कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। खैर, उन जो है वहाँ पे अब जो है अमेरिका से भी मुज़ाकरात के सफ़ीर से भी मुलाकात की है वहाँ पे, ताकि ये जो है जो मुज़ाकरात हैं ये कंप्लीट हो सकें। और शायद उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है आने वाले हफ्ते में ये जो है हमें किस्त जो है वो रिलीज़ हो जाए। खैर, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, साथ में अपने चैनल का भी खास ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा और लाइक का भी इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।